नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर क्या कुछ विश्वमन किया, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल तो उस निरेटिव का है जो सत्ता लगातार गढ़ते जा रही है, जो झूठ, अफवाह और नफरत के आसरे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। इस तमाम खेल में जो बांगड़ बिल्ले शामिल हैं, उनकी भी करतूत आप देखकर हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये वही बांगड़ बिल्ले हैं जो गांधी नेहरू को भी गरियाते नहीं थकते। ये वही बांगड़ बिल्ले हैं जो भारत में मुगल साम्राज्य के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो साईं बाबा पर समय समय पर विश्वमन करते रहते हैं। सवाल साईं बाबा के खिलाफ बोलने का नहीं है, क्योंकि इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में लाखों करोड़ों लोग साईं भक्त हैं, जगह जगह मंदिर स्थापित है, विदेशों में तक साईं बाबा के मंदिर स्थापित है। लेकिन सवाल उन साईं भक्तों का है जो नेहरू, गांधी या मुगल साम्राज्य के नैरेटिव गढ़ने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि उनकी आस्था साईं बाबा के प्रति कितनी है और वे इन बांगड़ बिल्लों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के उस भूमिका पर जो देश के इतिहास को सत्ता के इशारे पर बदल देना चाहती है। अब आप कभी नहीं जान पाएंगे कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक थे। यह लाइन हटा दी गई है। एनसीईआरटी का कहना है कि वे बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं। कुछ लाइनें हटाकर इतिहास में तोड़ मरोड़ करके क्या बस्ते का बोझ कम किया जा सकता है? यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी में वह ताकत थी जो एक इशारे पर दंगा रुकवा देते थे। उनके सड़क पर उतरने पर अंग्रेजी सल्तनत की चूलें हिल जाती थी। लेकिन अब इसे पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, क्योंकि यह सत्ता के अनुकूल नहीं बैठता है कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के वाहक थे। इसलिए इस लाइन को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, इस लाइन को कोर्स से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वह नाथूराम गोडसे कट्टर चरमपंथी हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते थे। यह बात सत्ता के प्रतिकूल है, इसलिए हटा दी गई। और अब विशेष पर आजाद भारत में 3 बार प्रतिबंध लगे, वह भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रतिबंध क्यों लगे, इसका अपना इतिहास है। और यह प्रतिबंध पहली बार आरएसएस पर किसने लगाया, वह भी कम चौंकाने वाला इसलिए नहीं, क्योंकि भारत के जिस गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था, उस वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाते थे, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आदर्श मानते हैं। यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है, क्योंकि जिस सावरकर को लेकर या जिस गोडसे को लेकर भाजपा या बांगर बिल्ले आंदोलित हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, उसी सावरकर और गोडसे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विजयदशमी के अवसर पर एक कार्टून में रावण के एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन वर्तमान दौर में राजनीति चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह पुरुष से सदती है, इसलिए संघ उसके पीछे या भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे छुप जाना चाहती है। तब सवाल यह है कि आरएसएस पर प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था, तो यह प्रतिबंध 18 महीने रहा। यह नहीं पढ़ पाएंगे अब।
लोग कि आखिर संघ पर प्रतिबंध क्यों लगा और किन शर्तों पर प्रतिबंध वापस लिया गया था, इसका भी अपना इतिहास है। तब संघ के प्रमुख जो थे सदाशिव गोलेकर, उन्होंने भारत सरकार की सभी शर्तें मानी थी और वह शर्तें क्या थी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वह शर्तें थी कि संघ अपना संविधान बनाएगा, उसे प्रकाशित करेगा, बकायदा प्रमुख का चुनाव होगा। सिर्फ यही शर्तें नहीं थी, इसके अलावा जो सबसे गंभीर शर्तें थी वह थी कि संघ अब से भारत के संविधान को मानेगा, भारत के ध्वज को स्वीकार करेगा। यानी इससे पहले संघ न तो भारत के संविधान को मानता रहा है और न ही ध्वज के प्रति उनका सम्मान रहा है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शर्त को जोड़ा था। इसके अलावा यह भी शर्तें थी कि वह राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेगी और केवल सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकती है। इन तमाम शर्तों को गोवलकर जी ने माना था। तब 18 महीने बाद संघ पर से प्रतिबंध हटा था। यह बात नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि वर्तमान सत्ता के लिए यह बात प्रतिकूल है, इसलिए चूंकि उसे राजनीति साधनी है, इसलिए इस बात को नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी बार जो प्रतिबंध लगा वह इमरजेंसी के दौरान लगा और यह प्रतिबंध पूरे 2 साल रहा और कहा जाता है कि तब भी 5 सूत्री मांगों को लेकर संघ ने माफी मांगी थी, तब जेल से रिहाई हुई थी। इसके बाद तीसरे बार प्रतिबंध संघ पर लगा था 6 दिसंबर की घटना के बाद, बावड़ी ढांचा गिराए जाने के बाद। यह प्रतिबंध भी काफी लंबे दिनों तक रहा और बाद में इसे वापस ले लिया गया था। यह बात अब इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतिहास को तोड़ा मरोड़ा किस तरीके से जा रहा है और क्या परिणाम होंगे, इसे लेकर हमने जब IIM इंदौर से संबंधित और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास में MA करने वाले अशोक तोमर लेखक भी हैं, वो अशोक तोमर जी से सब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुन लीजिए। देखिए, मैं इसे छेड़छाड़ नहीं कहूँगा, ये तो क्लियर है जो सरकार अभी पावर में है वो अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहती है, और लेकिन किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता। यही ये भूल कर रहे हैं। और कहाँ तक आप बदलेंगे, इस चीज़ को जानना भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सोचते हैं सही है तो सही, इनके हिसाब से सही है। मेरे ख्याल से निहायत ही असमझ वाली कदम हम कहलाएगी शिक्षा के जगत में। सरकार की इस मंशा को क्या समझ रहे हैं आप कि क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक जीवन? नैरेटिव को समझिए, ये चाह रहे हैं कि हर चीज हिंदुत्व के नाम पर, जबकि सही हिंदुत्व ये भी नहीं है। एक हिंदुत्व का ढकोसला जो ये कर रहे हैं, और इनको ये एकदम जरूरी है। आप जान लीजिए, आज नहीं कल नहीं परसों इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। किस तरीके का खामियाजा? कि हम सही इतिहास ही नहीं जानेंगे तो सही व्यक्ति को गलत समझेंगे। अगर हम अपने पूर्वज के बारे में सही नहीं जानेंगे, किसने कहाँ गलती की है, इतिहास से अगर सबक नहीं लेंगे तो गलती रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। ऐसा है कि चाहे किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, इतिहास आपको समय मौका देता है समझने का। और आप इतना जान लीजिए, अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो राष्ट्र को गलत दिशा की ओर ले जाएंगे। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से इतिहास बदलने की कोशिश में इस देश को किस गर्त में ले जाने की कोशिश
की जा रही है, यह साधारण बात नहीं है। ये वही लोग हैं, हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, जो गांधी की भी आलोचना करते हैं, नेहरू की भी आलोचना करते हैं, साईं बाबा पर भी विश्वमन करने वाले लोग हैं। ये मुगल सल्तनत की हकीकत को भी पचा नहीं पा रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।